इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइबर क्रॉप का जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, जूट। हमने लास्ट लेक्चर में आपके जो फाइबर क्रॉप के अंदर मेजर क्रॉप थी वो थी कॉटन, उसके बारे में पढ़ा है। अब हम जूट के बारे में पढ़ते हैं। देखो यार, जूट काफी बच्चे इसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आजकल मैंने काफी यूनिवर्सिटीज के ऐसे पेपर देखे हैं जहां से जूट के काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस है वो आप लोगों को पूछे जाते हैं। चलिए, इस लेक्चर में जो भी जूट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे हैं वो क्लियर कर। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर इसका साइंटिफिक नाम, वो तो सबको याद करना ही है, ठीक है। वो आपका कोरकोरस कैप्सुलरिस, उसके बाद में आपका कोरकोरस जो आपकी ओलिटोरियस, ठीक है। ये दोनों हो गया। फैमिली इसकी काफी जगह आपको टीलियसी देखने को मिलती है, लेकिन अभी जो न्यू क्लासिफिकेशन हुआ है उसके बेस पे इसकी जो फैमिली है वो आपकी कौन सी बन गई मेरे भाई? मालवेसी फैमिली इसकी बन चुकी है, याद रख लेना, ठीक है। कोरकोरस कैप्सुलेरिस और कोरकोरस ओलिटोरियस, ठीक है। ये दो जूट के टाइप है। अब कौन से जूट, मतलब एक तो आपका व्हाइट जूट माना जाता है, ठीक है। व्हाइट जूट कौन सा है उसके बारे में देखो। इसको है ना आपको पटसन भी बोलते हैं और इसको पटुआ के नाम से भी जानते हैं। इसको सन के नाम से भी काफी जगह आप लोगों को देखने को मिलता है, वो बेटा वाला नहीं, ठीक है। तो जूट या फिर आप जूट भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सर गुणसूत्र कितने होते हैं। वो आपके होते हैं 2n = 14। कितने होते हैं रे? 14। अब बात करते हैं सर इसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन में अब हम सबसे पहले जो आपका कैप्सुलेरिसिस है उसके बात करता हूं तो इंडो बर्मा रीजन है, और जो आपका ओलिटोरियस है उसका अफ्रीका है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करता हूं तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, यानी कि जूट को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और मेजर जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है एरिया के अंदर जो आपका फर्स्ट है वो आपका आता है इंडिया, और जो आपका सेकंड है वो आपकी कंगलादेश यानी कि बांग्लादेश, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट वो आपका है वेस्ट बंगाल। अब जो आपके कंगलादेशी है वो वेस्ट बंगाल वालों के पास में ही रहते हैं, ठीक है। तो कंगलादेश नाम बांग्लादेश है लेकिन है वो कंगाली है, ठीक है। तो कंगलादेश भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये आपका सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वहां पे जूट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और बांग्लादेशी भी उनके पास ही है। सबसे पहले जूट के टाइप के बारे में बात करता हूं तो एक तो आपका है आपका सर व्हाइट जूट, सफेद जूट बोलते हैं, सफेद जूट नहीं सफेद जूट, ठीक है, जूट। और दूसरा है आपका टोसा जूट, ठीक है। अब हम इनके थोड़े डिफरेंस के बारे में जाते हैं। साइंटिफिक नाम जो आपका व्हाइट जूट है उसका आपका कोरकरस कैप्सुलेरिसिस, और उसका आपका ओलिटोरियस, ठीक है। ओरिजिन इंडो म्यांमार बोल सकते हैं, इंडो म्यांमार है या इंडो रीजन, और इसका है आपका टोसा जूट का अफ्रीका है। फाइबर कलर है इसका क्रीमी व्हाइट होता है, इसका आपका गोल्डन येलो होता है टोसा, ठीक है। एरिया की बात करता हूं तो 70% इंडिया के अंदर व्हाइट जूट होता है और 30% एरिया के अंदर टोसा जूट होता है। क्वालिटी की बात करता हूं तो इसका आपका जूट जो फाइबर होता है वो कोर्सर होता है, और इसका जो आपका टोसा का होता है वो फाइन और सुपीरियर टाइप का होता है। स्पेसिंग की बात करता हूं तो रो इंटू मतलब R×P, रो से प्लांट के बीच में 30×10 भी मिलता है, लेकिन ऑफिशियली अगर बात करते हैं तो 30×7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और टोसा की होती है वो आपकी 20×7 सेंटीमीटर, याद रखना, ठीक है। आप बाकी नॉर्मल पेपर में तो 20×10 सेंटीमीटर लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं करता, लेकिन कॉम्पिटेटिव में काफी ज्यादा ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद कर लेना, ठीक है। बाकी कुछ याद हो या नहीं हो, लेकिन ये एक टेबल इसकी याद जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक इसमें रेटिंग आएगा, आगे जो पढ़ा हुआ रेटिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। दो तीन ही इसके मेजर है, एक तो वो क्लासिफिकेशन वाली टेबल और दूसरा रेटिंग जो आगे बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन और इंपॉर्टेंस की बात करता हूं तो इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड के अंदर जो जूट है वो काफी ज्यादा एरिया में पाया जाता है, और हाईएस्ट अगर हम बात करते हैं तो वो अपना इंडिया के अंदर ही है। मेजर जूट जो आपके प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो उसी साइड जो बंगाल साइड के, बंगाल के आसपास वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। सर जूट का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो जो आपके गनी बैग्स बनते हैं उसमें आपका जूट प्रयोग लिया जाता है, जो जूट के रेसे होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूं मैं जूट के रेसों का उपयोग, रेसों का उपयोग ही होगा भाई, ठीक है। रोप मतलब जो रस्सियां बनाई जाती है, फाइन इसमें काम लेते हैं।
जो आपके कारपेट्स बनते हैं बिछाने के लिए, जो आप नीचे ऐसे बैठते हैं, ये कारपेट्स जो बनते हैं वो आप लोगों के किससे बनते हैं? ये भी आप लोगों के जितने भी जो कारपेट्स वगैरह बनते हैं ये भी जूट से बनते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, ये लो। उसके बाद में आपका सिंक्लोथ बनते हैं। उसके बाद में इको फ्रेंडली पैकेजिंग जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा पॉलिथीन यूज करते हैं, वो आपके पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, इसलिए आपके ये जो जूट वाले यूज करोगे तो वापस से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं क्लाइमेट। जूट के लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जरूरत होती है, रिक्वायर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। टेम्परेचर बात करता हूँ 24 से 27 डिग्री ऑप्टिमम, मिनिमम है जर्मिनेशन के लिए 20 डिग्री तापमान होना चाहिए। रेनफॉल की बात करता हूं तो रेनफॉल आपका 150 से 200 सेंटीमीटर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उसके बाद में यानी कि लगभग आपका 1500 से लगाकर 2000 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद में जो ह्यूमिडिटी है वो 70 से 90 होनी चाहिए। फेवर्स गुड फाइबर क्वालिटी। सॉइल की बात करता हूं तो सबसे पहले बेस्ट जो सॉइल है एल्यूवियल सॉइल है, न्यू जिसको एल्यूवियम सॉइल बोलते हैं, न्यू जो आपका एल्यूवियम सॉइल है वो सुटेबल सॉइल माना जाता है। सॉइल टेक्सचर की बात करता हूं तो सैंडी लोमी और क्ले सॉइल है वो यूजफुल है। सॉइल पीएच की बात करता हूं तो 6 से 7.5 पीएच है। गुड ड्रेनेज इज असेंशियल बट जूट टॉलरेंट टेम्परेरी फ्लडिंग। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम क्रॉपिंग सीजन के बारे में। तो क्रॉपिंग सीजन में बात करते हैं तो सबसे पहले जूट आपको पता होना चाहिए खरीफ क्रॉप है। ठीक है, रीजन की बात करता हूं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मार्च अप्रैल का इसका सोविंग टाइम है, बेसिकली शुरू हो जाता है। और लोलैंड एरिया के अंदर जो आपके अप्रैल और मई के अंदर जूट की बुआई है वो की जाती है। सर सीड रेट कितना होता है ये चीज ध्यान रखना। बेसिकली बच्चे यहाँ पे जो सीड रेट की हम बात करते हैं, ये आपकी सीड रेट है वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड की है। किसकी है मेरे भाई? ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉड, BORAD डी CASTING, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, या फिर आप कह सकते हैं छिड़काव। ठीक है, अब देखो एक है आपका ब्रॉडकास्टिंग, एक है आपका लाइन मेथड। ठीक है, इसका जो सीड रेट है, ठीक है, वो आपका है 6 से 7 केजी भी देखने को मिलता है, या फिर आप 7 से 10 केजी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपका सीड रेट है 5 से 7 केजी। लाइन सोविंग इसका आधा कर लेना, लाइन सोविंग का इसका 3 से 5 केजी और इसका आपका 3 से 4 केजी। ठीक है, ये लाइन सोविंग का सीड रेट है। आपका प्रेफर्ड फॉर मैनेजमेंट, अच्छे मैनेजमेंट के लिए लाइन सोविंग है यूज किया जाता है, बाकी कॉमन तो ब्रॉडकास्टिंग है वो यूज किया ही जाता है। स्पेसिंग की बात करता हूँ, रो स्पेसिंग आपका 25 से 30 सेंटीमीटर, प्लांटिंग 5 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, हार्डली आप 10 सेंटीमीटर तक भी काफी जगह में देखने को मिलता है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करता हूँ, एन जो आपका नाइट्रोजन होता है 2 डोज में देना चाहिए 60 केजी। ठीक है, पर हेक्टर नाइट्रोजन। उसके बाद में 30 केजी आपका फास्फोरस और 30 केजी आपका क्या देना चाहिए? पोटेशियम देना चाहिए। फास्फोरस एंड पोटेशियम बेसल एप्लीकेशन याद रखना, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, फाइबर एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, या फिर सीधा लिख दूं धागे की मजबूती के लिए या धागों को निकालने में जो आसानी होता है उनके लिए, धागों की मजबूती के लिए सल्फर का यूज करते हैं, सल्फर का प्रयोग करते हैं। याद रखना, एक चीज मैंने स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया, जो आपके पेनकाइमस टिश्यू होते हैं, ठीक है, वहां से इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वहां से जूट निकलता है। सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करता हूं, ये हो चुका है। उसके बाद में बात करता हूं वाटर मैनेजमेंट में, तो जूट मोस्टली आपके एज रेनफेड क्रॉप है। ठीक है, बारिश के ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन जर्मिनेशन और अर्ली वेजिटेटिव स्टेज में आपको पानी देना है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं वाटर जो आपका स्टेग्नेशन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज इज हार्मफुल। जो स्टार्टिंग की स्टेज है वहां पे आप लोगों को इसका पानी नहीं देना चाहिए। वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण की बात करता हूँ, क्रिटिकल पीरियड है वो आपका 30 से 40 दिन बाद आता है। मैनुअल वीडिंग, टू वीडिंग एट 20 to 35 डेज। केमिकल कंट्रोल में फ्लूक्लोरिलीन 1 केजी ट्राप्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के रूप में डाल सकते हैं। ठीक है,
याद होगा ना भाई, पीपीआई मेथड, ठीक है, प्री इमरजेंस मेथड, उसके बाद में आपका पोस्ट इमरजेंस मेथड, ठीक है, ये याद होना चाहिए। हार्वेस्टिंग की बात करता हूँ, हार्वेस्टिंग इज डन एट अर्ली पॉट फॉर्मेशन स्टेज, ठीक है, और डिलेड हार्वेस्टिंग जो आपका कोर्स फाइबर होते हैं उनके लिए थोड़ा हार्वेस्टिंग है वो डिले हो सकता है। प्लांट्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड और हार्वेस्टिंग एट 110 से 120 डे आफ्टर सोविंग, ये चीज है वो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है रेटिंग। रेटिंग का मतलब होता है जूट से रेशों को अलग करना। रेटिंग सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम स्टेम बाय द माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है। इसमें आपका, अरे कहां चला गया, अरे ज्यादा ही चला गया, हाँ, वाटर रेटिंग मोस्ट कॉमन है, पानी के अंदर जूट को डाला, जैसे जैसे भीगेगा तो आपका वो होने लग जाएगा। उसके बाद में रिबन रेटिंग, आगे बात करते हैं केमिकल रेटिंग, ठीक है। ऑप्टिमम वाटर टेम्परेचर वो 30 से 35 डिग्री और 34 डिग्री फेवरेबल माना जाता है। ये क्वेश्चन आपने कॉम्पिटिटिव में भी देखा होगा कि जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान है वो कितना होता है, 34 डिग्री सेंटीग्रेडेड होता है उपयुक्त तापमान, याद रखना, उपयुक्त तापमान, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। रेटिंग का ड्यूरेशन 10 से 20 दिन का होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सर ये रिबॉइंग क्या होती है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो क्या मतलब होता है, रेटिंग से पहले लकड़ी वाले भाग को रेशा युक्त छाल से अलग करना, ठीक है। उसके बाद में आपका जो जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम से फ्लोएम रेशा, ठीक है, जाइलम से फ्लोएम रेशा, फाइबर को कैसे सेपरेट करोगे। फिर थोड़ी बात करते हैं रेटिंग में, तो कटे जूट को पानी में भिगोकर रेशा ढीला करना सूक्ष्म जीवी प्रक्रिया है और चिपकाने वाले पदार्थ का अपघटन करना, ये मैकेनिज्म है, ठीक है। टेम्परेचर है वो 34 डिग्री, याद रखना। डेफिनेशन की बात करता हूं, आपका स्ट्रिपिंग क्या होता है, तो रेटिंग के बाद में रेशा निकालना स्ट्रिपिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में फाइबर एक्सट्रैक्शन एंड आपकी इल्ड की बात करता हूँ, रेशा निकालना और उपज। तो फाइबर जो आपका एक्सट्रैक्टेड होता है स्ट्रिपिंग एंड वॉशिंग के द्वारा, फाइबर इज देन ड्राइड इन सेट, ठीक है। एवरेज इल्ड की बात करता हूँ, फाइबर इल्ड होती है वो आपकी 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टर और स्टिक इल्ड जो लकड़ी होती है वो आपकी 60 से 80 क्विंटल पर हेक्टर होती है, ठीक है। दो दो तीन तीन वेरायटी याद कर लेना। आपका कैप्सुलरीज की वेरायटी है जेआरसी 321, जेआरसी 7447, जेआरसी 698 और आपका ओलिटोरियस है उसकी जो आपकी वेरायटी है जेआरओ 524, उसके बाद में जेआरओ 632 और उसके बाद में जेआरओ 878, ठीक है। पेस्ट और डिजीज की बात करता हूं तो मेजर पेस्ट है सेमिलूपर है और स्टेम विविल है। मेजर डिजीज स्टेम रूट हो गया और आपका रूट रोट हो गया, एंथ्रेक्नोज है, ठीक है। उसके बाद में आपने सुना होगा आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर के लिए बैरकपुर कोलकाता के अंदर है, ठीक है, याद रखना। तो ये आपका जूट एक छोटा सा पार्ट था, मैंने कवर करवा दिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।